गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। सभी लोगों का टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं इनकी त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग सरिता जी, धर्मेंद्र पाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। 2-3 दिन तक तबियत नहीं, आपकी क्लासेस डिले हो गई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। इसके बाद कम्युनिकेशन या मैथ्स का पेपर आपका सॉल्व करवाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैथ्स पहले आपका सॉल्व करवा दिया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं, राइट। चले तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, टीचर्स एकेडमी का नया प्लेटफॉर्म यूडीसी एकेडमी, जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। और 12 घंटे की मैराथन जो हुई थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपकी। एक पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो सकता है, और उससे कैसे क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसको देखें। एंड यूजीसी एकेडमी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यूजीसी एकेडमी आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, जो लोग यूजीसी का एग्जाम दे रहे हैं, राइट। और वो टीचर्स एकेडमी का ही प्लेटफॉर्म है, तो आपको टीचर्स एकेडमी का सारा कंटेंट जो यूजीसी का है वो आपको यूजीसी एकेडमी में मिल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये अभी आपका 2021 ही चल रहा है, आज के बाद आपका 2021 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2022 एंड 2023 सिर्फ 2 ही बचेंगे। मैक्सिमम अगले 5 दिन में हम ये दोनों ही खत्म, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को हमें पूरा करना है। पहला है, वाईफाई का संक्षिप्त नाम है और यह लैन, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी का संक्षिप्त नाम है, और यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की डैश का प्रयोग करने वाले डैश का एक समुच्चय है। और यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मानकों, तरंगों या उपकरणों। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें क्या हो सकता है। वायरलेस फिडिलिटी का संक्षिप्त नाम है, यह लैन अथवा इंटरनेट, मतलब वाईफाई जो है वो लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन स्टैंडर्ड्स को या परिकलन मानकों को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की तरंगों का, कम दूरी की तरंगे ही प्रयोग होंगी अगर शॉर्ट रेंज चाहिए हमें, कम दूरी की तरंगों का प्रयोग करने वाले उपकरणों का एक समुच्चय है। उपकरणों का एक समुच्चय है। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी आंसर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ए, बी एंड फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, और अगर आपके दोस्तों को नहीं पता है तो आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि लोग वेट कर रहे होते हैं कि हाँ हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, और हो सकता है उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि वेट कर रहा है इस क्लास, या फिर आपको लगता है उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड है, अंकुर को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके क्रेडिट कार्ड को रद्द किया जा रहा है। उस ईमेल में उसे राय दी जाती है कि ऐसा घटित ना हो, इसके लिए वह दिए गए लिंक पर क्लिक करे और अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में साइन इन करे। वह उस निर्देश का पालन करता है। 1 सप्ताह बाद अंकुर को पता चलता है कि उसके बैंक खाते से 10,000 रुपए की धनराशि की निकासी की गई है। अंकुर निम्नलिखित में से किसका शिकार बना है? बताएं अंकुर भाई को किस चीज की वजह से स्कैम किया गया है। मतलब अंकुर भाई के साथ फिशिंग स्कैम किया गया है, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की गई है, वायरस डाला गया है, या ट्रोजन हॉर्स डाला है। तो अगर इन चारों का मीनिंग पता होगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ऑनलाइन ब्लैकमेल का सिंपल सा मतलब है कि जब आप ऑनलाइन या फिर आप मान लीजिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको मैसेज के थ्रू या फिर किसी ब्लैकमेल किया जा रहा है, कि थ्रेटन किया जा रहा है, तो हम ऑनलाइन ब्लैकमेल बोल सकते हैं, साइबर क्राइम भी बोल सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स किसी लेजिटमेट सॉफ्टवेयर के पीछे छिपकर आता है, ये एक स्पाईवेयर है। नेक्स्ट, वायरस अपनी कॉपीज क्रिएट करता है और एक जगह से दूसरी जगह पर किसी माध्यम के द्वारा ट्रांसफर होता है। लेकिन फिशिंग स्कैम क्या है? ऐसा स्कैम जो कि पहले आपको बताया जाता है कि ये चीज आपके साथ होने वाली है, जैसे आपका यहाँ पे बताया गया कि आपका क्रेडिट कार्ड रद्द किया जा रहा है, और अगर अंकुर इस पर विश्वास कर लेता है तो उसके अकाउंट से 10,000 की राशि निकाली जा रही है। अगर विश्वास नहीं करता तो वो इस स्कैम से
बच जाता। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फिशिंग स्कैम। आपको किसी भी तरह से व्याज बन के फंसाने की कोशिश, और अगर आप फंस जाते हैं तो जो भी अकाउंट बैलेंस है या फिर जो भी चीज़ें आपका नुकसान। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है एक कंपनी व्यापी नेटवर्क जहां जनता की पहुंच नहीं हो और जो इंटरनेट प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाता है। दो ऑप्शन, दो चीजें आपको दी हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा। सबसे पहले, एक कंपनी व्यापी नेटवर्क जहां जनता की पहुंच नहीं हो, मतलब वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। नेटवर्क तो है लेकिन किस तरह का है, प्राइवेट नेटवर्क, और जो इंटरनेट प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है www कहलाता है। तो www आपका एक ऐसा इंटरनेट है जहां पे जनता की पहुंच होती है, राइट, वो जनता को सर्विस देता है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, इस वजह से पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाता है। तो मॉडेम का काम है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, वो टेलीफोन लाइंस के लिए भी यूज करता है, के लिए यूज करता है और टेलीफोन लाइंस के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही। पहला असत्य है लेकिन दूसरा कथन आपका क्या होगा, सत्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला आपसे पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल संख्या 21 का मान दशमलव संख्या प्रणाली में 21 बेस 16 बराबर है इस बेस 10। ये कहने, तो अगर ये कह रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं 21 को दशमलव में अगर आप बदलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 16 की घात 0 16 की घात 1, या इसको लिख सकते हैं 16 की घात 0 को बोला जाता है 1 और 16 को बोला, इसको आप क्या करें तो हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 1, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं द्विधारी संख्या 1110 का मान दशमलव संख्या प्रणाली में 14 होता है। 1110 था, लिख सकते हैं 1 2 4 8, तो 8 4 12 2 14, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका सही, दोनों ही कथन आपके राइट। चल, ये स्टेटमेंट आप पर सही हो गए। गुड मॉर्निंग श्वेता जी, प्रतिभा वेरी गुड मॉर्निंग, सरिता वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर करें। सी, मैं आप लोगों को आंसर जरूर बता दे रही हूँ जल्दी, लेकिन कोशिश करें आप लोग प्रश्न पढ़ें और कम समय में ही अपना उत्तर निकालने की। अगर जिस स्पीड में मैं चल रही हूँ उसी स्पीड में आपको भी आंसर आने लगा तो सोचिए 5 नंबर तो आपको 2 सेकेंड में या 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन सोचिए। तो कोशिश करें स्पीड बढ़ाने की, और ये प्रीवियस ईयर पेपर करूँ कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एक ही साथ मिल जाए, इस वजह से थोड़ी स्पीड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे NAD, इसको हम बोलते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, स्वयं प्रभा NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और स्वयं, इन चार के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको बताना कौन सा किससे मैच कर। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आपका क्या करता है, जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट डिग्रीज हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या है, सभी प्रकार के एकेडमिक प्राविधान तथा सर्टिफिकेट डिग्री आदि को 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन स्टोर हाउस है ये, तो बिल्कुल एक। आप देख लीजिए एक बार आंसर, अगर जैसे आपको एक मिल जाए आप तुरंत आंसर चेक करिए, अगर आंसर कर रहे तो देखिए 1 2 है। नाउ अब हमें बी का चेक करना पड़ेगा, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा आपका एक सैटेलाइट द्वारा 34 चैनल्स आपके पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं, राइट। क्या है, राष्ट्रीय चैनलों का माध्यम शैक्षणिक ई कंटेंट के प्रसारण हेतु उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी, तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते ऑप्शन करेक्ट होगा, नाउ करेक्ट तो हो गया, लेकिन अब NDL और स्वयं को भी देख लीजिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपकी क्या है, एक लाइब्रेरी है जो 24/7 आपको आपके लिए काम करती है। और स्वयं क्या है आपका, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाते
ऑनलाइन। तो डी का क्या हो जाएगा? स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुहैया कराता है कौन? स्वयं हो जाएगा। तो एनडीएल का क्या हो जाएगा? सभी डिजिटल पुस्तकालय जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल कंटेंट के बारे में जानकारी देता है या संग्रहित करता है। जाएगा सेकेंड वन वन सेकेंड ऑप्शन है। बिल्कुल, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज बाद में देख लीजिएगा, लेकिन क्लास जरूर। भंडारण के प्रति बाइट कीमत के आधार पर किसी कंप्यूटर से निम्नलिखित स्टोरेज मेमोरी से न्यूनतम महंगे के सही क्रम में पहचान। आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा महंगा है और कौन सा सस्ता। जो सबसे ज्यादा सीपीयू के करीब होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, सबसे ज्यादा छोटा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफिशियंट होगा। और इफिशियंसी बनाने के लिए आपको उसको महंगा भी बनाना पड़ेगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा सीपीयू के करीब कौन सा है? कैश सबसे महंगा ये है। उसके बाद कौन सा है? रैम सबसे उसके बाद महंगा ये है। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव ये। और इसके बाद है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल के जो पुराने सिस्टम से महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है सॉलिड स्टेट ड्राइव वही आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से देखिए हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव हटा दी। और सॉलिड स्टेट ड्राइव की वजह से जो कंप्यूटर है वो स्लीक भी हो जा रहे हैं आपके, लेकिन प्राइस भी उनका हाई हो जाता है। चलो, ये हो गया आपका 1 2 3 4 बी ए ए एंड सी बी बी ए सी सेकेंड ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएल निम्नलिखित इसके उदाहरण हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया या ओरेकल हो गया या एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। और ये आपका किसका एग्जाम्पल है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस। इसका एग्जाम्पल है रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस क्या है? जहाँ पे सारा का सारा डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल। जो भी डेटा है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल के फॉर्म में। और इन टेबल्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस या डेटाबेस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल? ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। बिल्कुल अपनी तबीयत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा चल रहा और बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किन इंटरफेस है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूजर और हार्डवेयर के बीच। आप हार्डवेयर मशीन को चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच, या कंपाइलर और हार्डवेयर के बीच में, या प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बीच में, और कंप्यूटर के बीच में तो आपका इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। किस टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब बताइए आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? अगर आवाज क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
8th का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है और यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो बिल्कुल सही बात है। आजकल जो इंटरनेट हमें कुछ भी स्पेलिंग पूछनी हो, कुछ भी हो, तो हम गूगल से ही पूछें। सूचना का एक सबसे बड़ा आधार बन चुका है और हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट अंग भी बन गया है। दूसरा है HTML एक अधूरा कोड पैकेज है जो प्रयोक्ता द्वारा वेब पेज बनाना संभव बनाता है। HTML आपका एक अधूरा कोड पैकेज नहीं है। HTML के द्वारा आप पूरा का पूरा जो भी आपका कोड पैकेज है, सॉरी जो भी आपकी वेबसाइट है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। अधूरा कोड पैकेज एक कंप्लीट पैकेज है जिससे आप वेबसाइट्स को डेवलप करें। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पहला सही। क्वेश्चन नंबर 11 है सीपीएस निम्नलिखित में से किसका फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन सीपीएस साइबर फिजिकल सिस्टम क्या बोलते हैं? साइबर फिजिकल सिस्टम। सीपीएस की फुल फॉर्म होती है साइबर फिजिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अनेक प्राप्तकर्ताओं का एक साथ भेजा गया कोई अवांछित है। मतलब बहुत सारे आपके रिसिपिएंट्स है, मतलब एक व्यक्ति बहुत सारे रिसिपिएंट को मैसेज भेज रहा है और वो मैसेज अनचाहे हैं या अयाचित है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम। वो भी मैसेज आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में फिर भी आपके पास आता है तो हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्लियर नहीं दिख, प्लीज अपना रिजोल्यूशन। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटर विशेष प्रतीक होते हैं जिसका प्रयोग परिकलन करने, तुलना करने और तार्किक जांच करने किया जाता है। तो हाँ, ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन, इक्वल टू, राइट, ये सब क्या है? आपके ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स का उपयोग आप तार्किक स्थिति परिकलन करने में, तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिलेशनल ऑपरेटरों का प्रयोग गणितीय संख्या के लिए किया जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके रिलेशन बताने के गणितीय रिलेशनल और ये सारे यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही है लेकिन गलत हो जाएगा। रिलेशनल गणितीय परिकलना या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे दो सेट्स में लॉजिक, दो सेट्स में आप दो कथन दिए गए हैं। एक सेकेंड, एक बार फिर से दिख, तो बस एक सेकेंड वेट कर लें, आई गेस हो जाएगा आपका रिजोल्यूशन। यहाँ पे है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है समवर्गीय नेटवर्क में कोई केंद्रीय सर्वर नहीं होता है बल्कि इसके बजाय प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर और एक क्लाइंट के रूप में कार्य कर सकता है। हाँ, तो अगर हम पीयर टू पीयर की बात करें या समवर्गीय की बात करें, नाम से ही क्लियर है कि समवर्ग, तो समवर्ग में कोई भी आपका एक सर्वर नहीं होता या केंद्रीय सर्वर नहीं होता। हर कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट की तरह दिखता है।
और अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो लैन व्यक्ति विशेष हेतु बनाया गया कंप्यूटर नेटवर्क है। तो लैन आपका किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता, लैन आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि लैन आप क्या चाहते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि लैन किसी एक व्यक्ति के लिए हमने क्या किया, पूरा लैन डिजाइन कर दिया, राइट? नहीं, लैन आपके बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ के बनाया जाता है। यहाँ पे समवर्गीय पीयर टू पीयर की बात करें तो नेटवर्क में सर्वर और जो आपका क्लाइंट है दोनों आपस में बिहेव कर सकते हैं, सर्वर क्लाइंट की तरह और क्लाइंट सर्वर की तरह। ठीक है, चले, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो कथन एक सत्य है, लेकिन कथन दो आपका क्या है, असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। बस एक सेकेंड, आई गेस ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसमें स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रही है। बस वेट कर लें। हो गया, चलिए आई गेस आप सही दिख रहा होगा। कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनाता है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो दो कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क है तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को क्या करने के लिए सक्षम बनाता है, स्पीड बढ़ाता है कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क, तो नहीं, स्पीड नहीं बढ़ाता। नेक्स्ट, अगर डेटा और हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने में, तो यस, जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो जो मेन मोटो होता है कि हम नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं या जो प्रिंटर हैं या जो डिवाइसेस हैं उनको हम क्या करें, आपस में शेयर करें। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड क्या है, कार्य बढ़ाने में, वर्क अगर इंक्रीज करेगा तो हम नेटवर्क बनाएंगे ही क्यों। सॉफ्टवेयर की निगरानी करने में, सॉफ्टवेयर को निगरानी की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर की निगरानी करने के लिए आपके फायरवॉल्स हैं, आपके विंडोज डिफेंडर हैं या एंटीवायरस है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोग्राम दैट कम इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्क्रीज्ड एज समथिंग एल्स आर कॉल्ड। एक जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी अन्य छद्मवेश के रूप में प्रकट होते हैं उन्हें कहा जाता है। बहुत ही आसान है कि आपके सिस्टम में आ रहे हैं लेकिन अपनी जो भी आइडेंटिटी है उसे छिपा कर, राइट, आप कुछ और डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन आपके सिस्टम में कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं बोलेंगे, वेब बग्स नहीं बोलेंगे, वायरसेस नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ट्रोजन हॉर्सेस। क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, रैम को इंस्टॉल करना है। आपके शिक्षक ने आपको किसी कंप्यूटर में अतिरिक्त रैम को संस्थापित करने का निर्देश दिया है। निम्नलिखित चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए जिसका आपके द्वारा रैम को सुरक्षित रूप से संस्थापित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए। तो ये सिंपल एक, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक प्रश्न है, वो पढ़ाया नहीं जा सकता, ये एक व्यवहारिक प्रश्न है कि किस तरह से आप एक रैम को लगाएंगे। तो अब देखें, इंस्टॉल रैम, रैम को संस्थापित करना है, ठीक है। दूसरा है आइसोलेट कंप्यूटर फ्रॉम द पावर सप्लाई, कंप्यूटर को पावर सप्लाई से अलग करना। तीसरा है कलाई पर प्रतिस्थैतिक बैंड बांधना, कनेक्ट एंटी स्टैटिक स्ट्रैप टू दिस। देखें सिंपल सी बात है, पहले आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको कट करनी है। कभी भी कोई भी अगर आपको रैम लगानी है या फिर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी काम करना है तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे कि जो भी पावर सप्लाई है उसको हम कट कर देंगे, राइट।
पावर सप्लाई को कट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कलाई पर एंटी स्टैटिक स्ट्रैप टू रिस्ट, क्योंकि देखें पावर सप्लाई कट करने के बाद भी आप देखें कंप्यूटर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करंट या फिर डीसी करंट फ्लो करता है। उस करंट से बचने के लिए आपको क्या करना है, एंटी स्टैटिक स्ट्रैप बांधना है, प्रति स्टैटिक बैंड बांधना है, और उसके बाद आप रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहले बी, फिर सी, फिर डी। पहले हमने पावर को कट किया, फिर हमने एंटी स्टैटिक स्ट्रैप को कलाई में बांधा, और उसके बाद हमने रैम को इंस्टॉल कर दिया। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसीडर्ड एज ओनली इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सी सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आपको बताना है। तो पहली है आपकी माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, प्रोजेक्टर एंड स्कैनर। तो माइक्रोफोन आपकी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, ए सी डी ई, ए सी डी एंड ए आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ऑर्डर टू डेवलप टू वीडियो फॉर मूक, हाउ मच पोर्शन ऑफ सम कॉपीराइटेड वीडियो इज अलाउड टू बी यूज्ड एज पर द फेयर यूज गाइडलाइंस। ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मूक वीडियो बनानी है, MOOC प्लेटफॉर्म के लिए कोई वीडियो बनानी है, तो कितना कॉपीराइटेड कंटेंट, जैसे कई बार होता है ना, हमें रेफरेंस देना है कि ये मतलब हम किसके कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, या फिर हम किसी के बारे में बात करें तो उसकी वीडियो दिखा सकते हैं। वो कॉपीराइटेड कंटेंट आप कितना रख सकते हैं, मतलब किसी दूसरे की वीडियो अगर कॉपीराइट है तो कितना आप रख सकते हैं, कितना म्यूजिक रख सकते हैं, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम मूक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 10% जो भी कंटेंट है, मतलब मान लीजिए अगर 1 घंटे की वीडियो है, 60 मिनट की वीडियो है, तो 60 मिनट का 10% हम ले सकते हैं। राइट, लेकिन अगर आप 60 मिनट की वीडियो करें तो 60 मिनट का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 मिनट। 10% कितना हो जाएगा, 6 मिनट। और अगर यहीं पे एक वीडियो अगर आपकी 120 मिनट की है तो 10% कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, काफी ज्यादा समय है, 10 मिनट 12 मिनट। तो यहाँ पे दिया गया है कि या तो 10% तक या तो 3 मिनट तक, जो भी कम हो। लेकिन यहाँ पे देखें 10%, अगर 60 मिनट की वीडियो है तो आप 10% नहीं निकाल सकते, आपको 10% नहीं सिर्फ 3 मिनट लेने हैं, जो भी कम है वही। राइट, 3 मिनट तक की वीडियो आप ले सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर मान लीजिए एक वीडियो 3 मिनट की ही है, एक वीडियो सिर्फ 3 मिनट की ही है, तो अब इस 3 मिनट की वीडियो को आप पूरी नहीं ले सकते। अब इस वीडियो का आपको क्या लेना पड़ेगा, 10%। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। राइट, यहाँ पे 10% या 3 मिनट, जो भी कम होगा वही हम। राइट, जैसे इस वीडियो में 3 मिनट कम था, लेकिन इस वीडियो में 10% कम होगा, तो जो भी कम होगा वो हम। नेक्स्ट, given below are 2 statements, one is labeled as assertion and second is reason। पहला है कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडम को इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में माना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, मॉडम आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम कर रहा है। नेक्स्ट है मॉडम सेंड्स डेटा, अपलोड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। रीजन ये क्या बता रहे हैं कि मॉडम जो है वो डेटा को सेंड करता है और रिसीव करता है एट द सेम टाइम। सी, मॉडम आपका डेटा को अपलोड एंड डाउनलोड दोनों ही सेम टाइम पर कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट इनपुट एंड आउटपुट आपका दोनों तरह से काम करता है। नाउ स्वयं इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, सॉरी हिंदी में पढ़ते हैं। स्वयं पहल युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कि स्वयं कभी भी आपको स्टार्टअप के लिए नहीं है, स्वयं आपका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। राइट, वो क्या करता है, वो आपको पढ़ने के लिए आप कंटेंट प्रोवाइड करता है। एक मूक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है या फिर आपको कोई आप कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो उसके लिए आप स्वयं का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। द टैगलाइन ऑफ डिजी लॉकर लोगो सेज माई डॉक्यूमेंट्स
एनी टाइम एनीवेयर, तो यहाँ पे माई की जगह अगर योर होता, माई की जगह क्या होना चाहिए था, योर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ माई नहीं होगा, योर डॉक्यूमेंट होगा। इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत। तो माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर नहीं, योर डॉक्यूमेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आपको कुछ टर्म्स दिए गए, स्पाईवेयर, फायरवॉल, ब्लूटूथ एंड सेवा से वंचित करना, या इसको बोल सकते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले स्पाईवेयर या फायरवॉल या ब्लूटूथ के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो डिनायल ऑफ सर्विस अगर आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा, राइट। नाउ अगर हम स्पाईवेयर की बात करें तो किसी नेटवर्क पर हमला जिसमें व्यर्थ लघु दूरियों पर डेटा संचरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेतार प्रौद्योगिकी, अगर प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये हो जाएगा ब्लूटूथ, हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर कार्यकलापों की सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो उपयोगकर्ता के किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर कार्यकलापों की सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो ये हो जाएगा आपका स्पाईवेयर। सेकेंड, फायरवॉल की बात करें तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसे एक नेटवर्क की संरक्षा के लिए बनाया गया है, जो डेटा की प्रविष्टि या प्रविष्टि हो सकने को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर, ये क्या है, फायरवॉल आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की तरह काम करता है, और नेटवर्क की या आप कह सकते हैं कंप्यूटर की सुरक्षा रहेगा। फोर्थ, अब जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, सेवा से वंचित होना या डिनायल ऑफ सर्विसेज। एक बार देख लीजिए व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज एक तरह से क्या करना है कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट कर देना। जैसे अगर मान लीजिए आपका सिस्टम है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन आता है तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका जो भी आप सर्च करते हैं वो अपने आप कहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और फिर वो एरर पेज आ जाता है बार बार, राइट। उसी तरह से हम ये ट्रैफिक जानबूझकर भी बढ़ा सकते हैं, आपका काम ना हो। मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिसका इस्तेमाल लोगों को करना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे या कोई उनका गवर्नमेंट का दुश्मन है तो वो क्या कर सकता है कि बहुत सारा ट्रैफिक उनके रास्ते पर, उस रास्ते पर क्रिएट कर सकता है, मतलब फॉल्स ट्रैफिक, कोई जरूरी नहीं कि वो रियल ट्रैफिक हो, फॉल्स ट्रैफिक क्रिएट हो गया। फॉल्स ट्रैफिक क्रिएट होने से जो रियल ट्रैफिक है उस वो भी डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब वो भी सर्विस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, राइट। तो हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। किसी नेटवर्क पर हमला जिसमें व्यर्थ के यातायात का अपलावन, ये हो गया आपका डिनायल ऑफ सर्विस। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 4 1 3 2, जहां पे 2 है पहले ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट 4 1 एंड 2 4 1 एंड कर दीजिए, कोई भी गलत लिखा, 2 4 1 एंड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी भी करेक्ट हो सकता है, 2 4 1 3, राइट। चले तो यहाँ पर कोई भी एक का करेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि 2 4 1 तक सेम है तो आगे जो डी की वैल्यू होगी वो 3 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर, एलएमएस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। इसके और ऑप्शन है या बस मार्केटिंग ऑफ ऑफलाइन कोर्सेज, हमें ऑफलाइन कोर्सेज की मार्केटिंग करनी है इसलिए हम एलएमएस का यूज़ करते हैं। एडमिशन लेना है स्टूडेंट्स का, या फिर क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स बनानी है, या फिर हमें वर्चुअल स्टूडेंट टीचर ग्रुप्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट टीचर ग्रुप्स बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा ऑफलाइन है टीचिंग का। तो देखें, स्वयं हो गया आपका ऑनलाइन, मूक्स प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ऑनलाइन, स्वयं प्रभा आपका चैनल द्वारा, डीटीएच द्वारा या सैटेलाइट द्वारा दिया जा रहा है, यदि आप एक तरह से चैनल्स पे जाके। ऑफलाइन को हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव या सविमर्श, तो रिफ्लेक्टिव मेथड आप क्या हो जाएगा, ऑफलाइन मेथड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, बिंग इज अ वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, स्वामित्व और परिचालन बिंग एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा है, किसके द्वारा, मतलब बिंग किस कंपनी ने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपका बिंग बनाया है। और बिंग क्या है, आपका एक सर्च इंजन है, राइट। जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्च इंजन बनाया है बिंग, राइट।
तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमेजोन आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट है, सर्च एक तरह से आप कह सकते हैं ई कॉमर्स साइट है। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन आपकी एक कंपनी है। याहू, याहू आपका एक सर्च इंजन भी है और याहू आपकी एक कंपनी है। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित एक कक्षा के विद्यार्थियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंडीगढ़ स्थित एक कक्षा के साथ संप्रेषण करते रहे हैं। ये दोनों कक्षाएं पाती हैं कि एक दूसरे को प्राप्त होने, क्या है याद है क्या, हाँ, प्राप्त होने, क्लास फाइंड्स दैट द इमेजेस दे रिसीव फ्रॉम ईच अदर प्लीज फॉर अप टू 30 सेकेंड बिफोर द वीडियो कंटिन्यूस। ये दोनों कक्षाएं पाती हैं कि जब भी वीडियो स्टार्ट होती है तब जो वीडियो है वो 30-30 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाती है ओकेजनली। ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है? दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन मोस्ट ऑफन बी सॉल्व बाय, किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वीडियो जो है आपकी फ्रीज हो जा रही है, पॉज हो जा रही है 30 सेकंड के लिए, राइट, वो दिल्ली की तरफ से भी और चंडीगढ़ की तरफ से भी। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको बताना है। पहला है HTTP हाइपरमीडिया दस्तावेज के संचरण के लिए एक एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी हम HTTP की बात करते हैं तो क्या है, किस लेयर पे काम कर रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है। और एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है तो ये दस्तावेज के संचरण के लिए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट सेंड किए जा रहे हैं, जो भी डेटा सेंड किया जा रहा है, उसके लिए ये उपयोग होता है। रीजन क्या है? HTTP वॉज डिजाइंड फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, HTTP को वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संप्रेषण के लिए बनाया गया था। तो HTTP ये जो स्टेटमेंट्स हैं, अभिकथन और रीजन, दोनों ही आपके सही है। यहाँ पे रीजन ही अभिकथन ही है, रीजन आपका ये है। यही रीजन है। HTTP को वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संप्रेषण के लिए बनाया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बोथ A and R are true and is a correct explanation of, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, 20 का दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो सेट दिए गए हैं। पहले सेट में है कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, जैसे GPS, इंटरनेट, ब्लूटूथ और HTTP। और क्या है ये, उसके बारे में लिखा है। GPS लघु दूरियों पर डेटा का आदान प्रदान करने का एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्लूटूथ। सी का हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, वेब पेजेस भेजने और प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है? HT। तो सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड, ये आपका अच्छा दोनों में ही है। नाउ GPS क्या है? एक रेडियो दिक्चालक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सही अवस्थिति निर्धारित करने की अनुमति देता है। यहाँ पे रेडियो दिक्चालक ही GPS आपका क्या है? ए का थर्ड। नेक्स्ट, इंटरनेट केवल किसी संगठन के सदस्यों को उपलब्ध एक निजी नेटवर्क या वेबसाइट, केवल किसी संगठन के सदस्यों को उपलब्ध एक नेटवर्क या वेबसाइट। इंटरनेट आपका निजी नेटवर्क तो नहीं है, तब एक प्राइवेट नेटवर्क या वेबसाइट नहीं है। ये इंटरनेट के बारे में ही लिखा है, लेकिन ये इंटरनेट की सही परिभाषा को नहीं बताया, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में है तो अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही कि हम इसी को कंसीडर करें, राइट। तो ए का आपका हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। वैसे अगर हम बात करें ना तो इंटरनेट की सही परिभाषा तो नहीं है, केवल किसी संगठन के सदस्य को उपलब्ध एक निजी या वेबसाइट आपका इंट्रानेट होता है, इंटरनेट नहीं होगा, ये इंट्रानेट होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क आपका इंट्रानेट ही, ये मुझे लग रहा है गलत लिखा है, इंट्रानेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बात करें तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है
E-Vidyapeeth is a learning management system and an e-learning infrastructure product. का स्टेटमेंट है कि HTML एडिटर वेब पेज को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। देखें, अगर हम ई विद्यापीठ की बात करें तो ई विद्यापीठ आपका क्या है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ई विद्यापीठ आपका एक LMS, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या प्रोवाइड करता है, ई लर्निंग प्रोवाइड करता है। HTML एडिटर आपका एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि आपके किसी भी वेब पेज को बनाने में हेल्प करता है। HTML एडिटर का मतलब है कि जिसमें आप HTML की वेबसाइट्स को बना सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट आप राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ Moodle? ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। की फुल फॉर्म क्या है? की फुल फॉर्म होगी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग। क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। बी ऑप्शन आप ऑप्शन। नेक्स्ट, टू परफॉर्म टी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन यूटिलाइज। ये आपका एजुकेशन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टी टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट, ये सारी चीजें जगह पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे MS Excel, SPSS। तो MS Excel आपका क्या है, डेटा को कंटेन डेटाबेस में। यूनिक्स आपका क्या है, यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS इक्वेशंस की बात करें तो MS इक्वेशन माइक्रोसॉफ्ट को रिलेशनल इक्वेशन। यहाँ पे एक टर्म आता है SPSS, करेक्ट हो जाएगा टी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, राइट। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, SPSS के साथ साथ आई गेस का MS सॉफ्टवेयर कैन बी लाइज। तो MS Excel, हाँ ठीक है, MS Excel, क्योंकि MS Excel में भी हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं। तो SPSS एंड MS आपका ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सी ऑप्शन आपके का सही हो जाएगा, राइट। और MS Excel में ही आपकी MS इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मालवेयर आर। इनमें से कौन सा मालवेयर के बारे में सही है? अब वायरस पहला है, ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर में के छद्मवेश में होता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका सही। वायरस किसी दूसरे प्रोग्राम में स्वयं घुस जाता है। जब प्रोग्राम खोला जाता है तो यह इसमें चलने और फैलने लगता है। अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये भी सही बात है कि वायरस आपका तो स्वयं ही है, और उसके बाद जब उस प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे तो उसको माध्यम मिल जाएगा और वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा। वर्म एक वायरस के समान होता है, इसमें अंतर सिर्फ यह है कि इसको चलने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता, स्वयं फैलता है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीनों ही स्टेटमेंट आप करेक्ट लिखेंगे, ठीक है। A, B एंड करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, अगर आपको अरेंज करना है कंप्यूटर स्मृति के निम्नलिखित प्रकारों को तीव्रतम से मंद गति की ओर हमें अरेंज करना है। मतलब जो सबसे फास्ट है उसको सबसे पहले, और जो सबसे स्लो है उसको सबसे बाद में लिखना है। यहाँ पर अगर सबसे फास्ट की बात करें तो आपको कौन सा लग रहा है? CPU में रजिस्टर्स है तो हम कैश से उनको पहले रखेंगे। ये सबसे फास्ट है। इसके बाद आपका ये फास्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद आपकी मेन मेमोरी फास्ट होगी। मेन मेमोरी के बाद आपकी हार्ड डिस्क फास्ट होगी क्योंकि लगी। देन आप पेरिफेरल है, इसे रोम आ जाए। नाउ तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो सबसे पहले डी ई ई ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? दो लिस्ट दी गई है, दो सेट दिए गए, आपको बताना है कौन सा सेट से मैच कर रहा है।
पहला है वीडियो, पॉडकास्ट, फोटोग्राफर एंड स्प्रेडशीट। तो वीडियो आपकी क्या होती है MP4, तो ए का क्या हो जाएगा थर्ड, और जैसे ए का थर्ड हुआ आपके दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक आउट हो गए। नाउ पॉडकास्ट, पॉडकास्ट होता है जब हम ऑडियोज़ को मंथली या एक इंटरवल पे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसका, और एक इंटरवल पे हमें कुछ गाने मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉडकास्ट। तो गानों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं MP3। पॉडकास्ट में आ जाएगा आपका 4, तो 3 एंड 4, ए का 3, बी का। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को आप JPEG से करते हैं, यहाँ जो 2 स्प्रेडशीट आपका XLSX, तो ये हो जाएगा 3421 सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित विस्तार शीट या स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सेल C के लिए सर्वोत्तम रहेगा। नोट करें कि फॉर्मूला C2 से C3 और C4 दोनों में कॉपी हो सके। हमें क्या करना है, ये कुछ फॉर्मूले, अच्छा इसको हटा दीजिए, ये एक्चुअली हिंदी में लिखा था और इन्होंने ये गलत टाइप कर दिया, हटा दिए। आपके पास सिर्फ ये वाले जो ऑप्शन है, बस यही वाले ऑप्शन, ये आपके पास सीट है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं सिंपल, ये कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं ए और बी में कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं कि सी की वैल्यू हमें ये और ये मिल जाए। मतलब C1 की वैल्यू ये, C2 की वैल्यू ये और C ये मिल जाए। इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमें ये वैल्यू मिले, राइट, ये आपको बताना है। चलिए एक एक फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कौन सा सही हो सकता है। मान लीजिए पहला फॉर्मूला हमारा है ये वाला, $2 प्लस $B2, राइट। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्योंकि A2 है, ये कौन सा है A2, तो इन्होंने बोला कि हम 2 को करेंगे फिक्स, राइट। हमने क्या कर दिया, 2 को फिक्स कर दिया। A2 की वैल्यू क्या हो गई 15, और यहाँ पे हम कर देंगे B को फिक्स, राइट। तो A2 को हमने फिक्स कर दिया 15 प्लस B2 की वैल्यू इसको कर दिया 27, तो 15 और 27 आपका 42 ही होता है। ये तो ठीक, लेकिन ये इसी फॉर्मूले को अगर हम कॉपी करें नीचे C2 के लिए, यहाँ पे C2 C3 C4, यही फॉर्मूला अगर C3 के लगाएंगे तो C3 के लिए यही फॉर्मूला आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे A की जगह पे ये, हाँ ए की जगह पे, क्योंकि ए को हमने फिक्स नहीं किया है, राइट। ए आपका क्या है, मूव करेगा आगे, तो ए की जगह पे अब क्या हो जाएगा बी, ए की जगह पे बी, अब इसकी जगह पे 2 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे C3 के लिए फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला C3 के लिए बनेगा, ए की जगह पे आ गया बी, और 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि 2 को हमने फिक्स करके रखा है, और यहाँ पे बी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो अब ये वाला फॉर्मूला जो C3 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा क्योंकि ए की जगह पे अब हमारा नेक्स्ट मूव कर गया, पहले ए कॉलम था, अब कॉलम मूव हो गया हमारा बी, राइट। अब जो फॉर्मूला C3 के लिए बना वो ये बन गया। C4 के लिए जो फॉर्मूला, अब इसको प्लस करके देखो, B2 क्या है 27, और B3 क्या है 35, 27 और 35 क्या 58 होता है, नहीं, 27 और 35 आपका नहीं होता। अब कहने का मतलब ये फॉर्मूला तो आपका गलत हो, क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपको क्या करना है, 2 को तो फिक्स करना है, लेकिन ए को आप बी कर सकते हैं, बी के बाद सी के बाद डी, राइट। और यहाँ पे आपने बी को फिक्स कर दिया, 2 को आप 2 3 4 5 आगे बढ़ा सकते। इस फॉर्मूले से तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है, 15 और 27 को प्लस करने पे 42 आ गया, 23 और 35 को प्लस करेंगे तो 58 आ गया, 10 और 35 को प्लस करेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पिछले साल क्या है एक्सेल का क्वेश्चन, वही मैं पढ़ा रही हूँ नाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपका पहला वाला तो गलत हो गया, राइट। अब आप दूसरा चेक कर सकते हैं, तीसरा चेक कर सकते हैं, चौथा चेक कर सकते हैं, या फिर आपको सारी वैल्यूज दी है तो आपको इतना पता चल, इसको और इसको जोड़ने पे आपका क्या आ रहा है 42, फिर इसको और इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है 58, इसको और इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 45। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको क्या फिक्स करना है, ए,
ए को फिक्स कर दीजिए, ए प्लस बी, राइट। ए और बी को आपको फिक्स करना है कि हमें क्या करना है, ए प्लस बी, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, A4 प्लस B4, यही कर रहे हैं हम। ये A2 है, ये A3 है, A4 है, और ये क्या है, B2 है, B3 है, और ये, और इसको जोड़ने पे, इसको और इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 42। तो अगर इसको और इसको जोड़ रहे हैं, अगर मैंने A को फिक्स कर दिया और 2 को चलने दिया, यहाँ पे मैंने B को फिक्स कर दिया और 2 को चलने दिया, तो अब पहले में क्या होगा, A2 प्लस B2, 42 आ गया। फिर A फिक्स है, A की जगह पे A ही रहेगा, B नहीं होगा, और 2 की जगह पे क्या हो गया, 3, और यहाँ पे B की जगह पे क्या होगा, क्योंकि मैंने B को फिक्स किया है, तो B की जगह पे B ही हुआ, और 2 की जगह पे क्या हो गया, राइट। अब A3 और B3 को जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ पे A को फिक्स किया गया है क्योंकि डॉलर का साइन है, ये हो गया A फिक्स है, और 4 जगह पे, और यहाँ पे B भी आपका फिक्स है। तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको जनरल लग रहा है कि हम इस्तेमाल करें, तो आप देखें डी वाला, डॉलर A2 प्लस डॉलर, हाँ ठीक है, डॉलर A2 प्लस डॉलर। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो आपकी वही वैल्यू आएंगी, इसको और इसको जोड़ने पर ये आएगा, A3 एंड B3 को जोड़ने पर आएगा A4। और भी सारे फॉर्मूले आप चेक कर सकते हैं क्या आंसर आता है। क्या देखें, अगर आप इसको देखेंगे कि आपने इसको भी फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स कर दिया, फिर दोनों को फिक्स कर दिया, जब आप नीचे आएंगे तो भी आपका यही होगा, $2, मतलब इस C3 पे भी आएंगे तो C3 में कौन सी वैल्यू होगी, 15 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, B3, 15 के साथ हम B3, राइट। इस तरह से आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा। और दोनों चीज़ों को अगर फिक्स कर दिया तो मतलब 15 और 27 को जोड़ के एक बार 42 आ गया, दोबारा से 15 और 27 को जोड़ के 58, या 15 और 27 को जोड़ के 45 नहीं आ सकता, तो इस वजह से दोनों को तो फिक्स हम कर ही नहीं सकते, यही 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 वाले नंबर हम बार बार जोड़, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि हमने क्या किया, ए को फिक्स कर दिया 2 3 4 बढ़ाते जाएंगे, बी को फिक्स कर दिया 3 बढ़ाते जाएंगे, और यही आपका आंसर आएगा कि 15 और 27 23 10 और, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, और ये आपका दो सेट दिए गए हैं, सेट 1 एंड सेट 2। जब दो खोशक आधारी और डी एक साथ जोड़ा जाता है तो कौन सा खोशक आधार प्राप्त होगा, ये कह रहे हैं जब सी और डी को जोड़ा जाएगा, सी और डी को जब हम क्या होगा, तो आपको सबसे पहले सी की वैल्यू पता होगी, वैल्यू क्या है, देखें सी को हम क्या बोलते हैं, 12, 12, डी को क्या बोलते हैं, 12 और 13 को आपको यहाँ पर आप ऐसे नहीं जोड़ सकते कि इसको 5 और इसको ऐसे नहीं, इसको 25 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका बेस क्या है 6, और जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो आप बेस 10 से जोड़ रहे हैं, राइट। तो जब भी हम इसको जोड़ेंगे, अगर जैसे सी और डी, तो जी डी को अगर आपने इस तरह किया गया, लेकिन ये 25 बेस 10 में आया है, इसको बेस 6 आप क्या करेंगे, 25 को दे देंगे 16, राइट, 16 एकम 16 बचेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको आप सी और डी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस 16 या बेस 6 ऐड करना, थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, अच्छा है 12 और 13 इसकी वैल्यू लिखें, क्या आ गया 25 10 में, तो उसको कन्वर्ट कर दें बेस 16, मतलब 1 ए का क्या होगा। नेक्स्ट है द्विआधारी संख्या का दार्शनिक मान क्या होगा, मतलब इसका डेसिमल नंबर बताना हो गया, 1 2 4 8 16 32 64
28 जाएगा 32 प्लस जाएगा इस हो गया। नेक्स्ट 2 मेगाबिट प्रति सेकेंड इंटरनेट कनेक्शन पर 2 मेगाबाइट फाइल के स्थान में कितना सेकेंड लगेगा। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे 2 मेगाबिट 2 मेगाबिट है, मेगाबिट है स्मॉल बिट, ठीक है। प्रति सेकेंड स्पीड आ रही है 2 मेगाबिट और आपको जो फाइल ट्रांसफर करनी है वो क्या करनी है 2 मेगाबाइट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है 2 मेगाबिट बराबर, यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 गुणे 1024 किलोबिट, या इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1024 गुणे 1024 बिट। स्पीड आ रही है ये और जो फाइल ट्रांसफर करनी है वो मेगाबाइट करनी है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1024 तो बाइट, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1024 गुणे 24 बाइट। ये बिट है ये बाइट है, तो बाइट को भी आप बिट में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8। एक बाइट में 8 बिट होती है। अब ये स्पीड आ रही है, इतनी फाइल ट्रांसफर करनी है, तो इसमें से इसको भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे 1024 गुणे 1024, मतलब कहा जा रहा है आपके पास जो स्पीड है वो ये है, इतनी स्पीड है और इतना डेटा ट्रांसफर कर, इतना डेटा आपको ट्रांसफर कर, या फिर आप कह सकते हैं कि 5 किलो आम खरीदना है, इतना पैसा आपको दिया गया है। हाँ, यहाँ पे आपके पास जो स्पीड आ जाएगी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर सॉरी 8 आपके पास कितना आ गया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड आंसर आ गया 8। लास्ट में 2 की पावर पी होगा ना, 2 की पावर पी, तो पी का मान क्या होगा, और एक बाइट में अगर 2 की पावर पी है बाइट है, एक 2 की पावर पी बाइट है, ये हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट। 1 गीगाबाइट में 2 की घात 30, या पी का मान क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 की घात 30, पी का मान क्या हो जाएगा 30 आएगा, वो होगा सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड ई ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन में करेंगे। इस क्लास में आपका 2022 का 2022 के कुछ वो मैराथन क्लास में, वहाँ पे भी आपको लगता है कि कल 2022 में 2023 का मैराथन क्लासेस अगर आप देखेंगे तो 2022 का साल के लिए आपका पूरा कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है पहले 2023 2022। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में 2023 पेपर है वो, के बाद आपकी जितनी भी ये है नंबर ऑफ वीडियो, अगर आपने इतना आईसीटी में और कुछ भी पढ़ने की कहीं से एक भी क्वेश्चन आप राइट, हैव अ गुड डे,